विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पाठ 5 महाद्वीप और महासागर के प्रथम भाग के बारे में चर्चा करेंगे। महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में बहुत से प्रश्न विचाराधीन हैं। जब पृथ्वी की भूरचना के विषय में ज्यों ज्यों हमारे पास ज्ञान में वृद्धि होती गई, नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती गईं, वैसे वैसे महाद्वीपों और महासागरों के वितरण और उसकी उत्पत्ति के संदर्भ में नए नए विचार प्राप्त होते गए। इन विचारों में खंड प्रवहन और भूतत्त्वीय अर्थात प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की संकल्पनाएं ज़्यादा स्वीकृत हुई हैं। पृथ्वी पर महाद्वीप, महासागर, पर्वत, घाटी, पठार और मैदान इत्यादि विशिष्ट भूभाग आए हुए हैं। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले यहाँ जाना जरूरी है कि भूपृष्ठ क्या है, भूपृष्ठ किसे कहते हैं। जो ये अलग अलग स्वरूप हैं भूपृष्ठ के, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, घाटी हैं, तो भूपृष्ठ किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाकार पाई जाने वाली स्थलीय विषमताओं को भूपृष्ठ कहते हैं, जो अलग अलग स्वरूपों में देखने को मिलता है। और ये जो विशिष्ट भूभाग हैं, चाहे वो पर्वत हों, घाटी हों, पठार हों, मैदान हों, ये सभी विशिष्ट भूभाग उनके आकार, चट्टान रचना, ऊंचाई, समतल विस्तार का प्रमाण, ढाल जैसी विशेषताओं के कारण ये समस्त भूभाग एक दूसरे से अलग पड़ते हैं। इसीलिए इनको भूमि स्वरूप कहा गया है। भूमि स्वरूप अर्थात परिभाषा समझ लीजिए फिर से एक बार कि आकार, चट्टान रचना, संरचना तथा ऊंचाई एवं ढाल जैसी लाक्षणिकताओं के कारण जो भूभाग होते हैं या आदि लाक्षणिकताओं वाले भूभाग को भूमि स्वरूप के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि भूमि स्वरूपों को कितने भागों में बांटा गया है। भूमि स्वरूप की परिभाषा हुई तो भूमि स्वरूपों को 3 भागों में, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी के भूमि स्वरूप, द्वितीय श्रेणी के भूमि स्वरूप और तृतीय श्रेणी के भूमि स्वरूप। इनके निर्माण की क्रिया के आधार पर, जिसका निर्माण सबसे पहले हुआ कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद में सबसे पहले महाद्वीप और महासागर और उनका तल अस्तित्व में आया, इसीलिए महाद्वीपों और महासागरों को प्रथम श्रेणी का भूमि स्वरूप माना जाता है। ठीक उसके बाद में जो प्रथम श्रेणी के भूमि स्वरूप से महाद्वीप और महासागर थे, वो पृथ्वी की भूगर्भिक जो हलचल थी, उन भूगर्भिक हलचलों के कारण कुछ विशिष्ट भूभागों का निर्माण हुआ, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटी। तो इन विशिष्ट भूभागों को हम द्वितीय श्रेणी के भूमि स्वरूप के नाम से जानते हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद जो विशिष्ट प्रकार के भूभाग थे, चाहे वो पर्वत रहे हों, पठार रहे हों, मैदान रहे हों, घाटी रहे हों, इन भूस्वरूपों पर जो पृथ्वी सतह पर की जो बाह्य शक्तियाँ हैं, चाहे नदी हो, हिमनदी हो, पवन हो या भूमिगत जल है, इनके द्वारा घर्षण और कटाव तथा निक्षेपण होने से जिन भूस्वरूपों का निर्माण हुआ, उन्हें तृतीय श्रेणी के भूमि स्वरूप कहते हैं। तो तृतीय श्रेणी के भूमि स्वरूप हैं मैदान, गर्त, डेल्टा, घाटी और छोटी टेकरियाँ। फिर से एक बार देख लें कि प्रथम श्रेणी के भूमि स्वरूप महाद्वीप और महासागर, द्वितीय श्रेणी के भूमि स्वरूप पर्वत, पठार, मैदान और घाटी। इसके बाद तृतीय श्रेणी के भूमि स्वरूप मैदान, गर्त, डेल्टा, घाटी और छोटी टेकरियाँ। इसी प्रकार से समुद्र, करार, रेती का ढेर, ऊर्ध्वगामी अधोगामी स्तंभ आदि भूमि स्वरूपों का निर्माण भी कई बार भूकंप और ज्वालामुखी, अस्तरभंग या मोड़दार जैसी आंतरिक क्रियाओं के कारण होता है। भूसंचलन के कारण पृथ्वी का पर्त एक विशाल भूभाग में विभाजित हुआ। यह विभाजित भूखंड विविध दिशा में सरकते गए और भिन्न भिन्न दूरी पर जाकर के वो स्थिर हो गए। इन भूखंडों के बीच खाली जगह में पानी भर गया और पानी भरने से महासागरों का निर्माण हुआ। और जो ये सरकते हुए भाग अलग अलग दिशा में
सरकते गए और जहाँ पर स्थिर हुए उस ठोस भूभाग को महाद्वीप कहा गया। विद्यार्थी मित्रों, अब हम महाद्वीपों और महासागरों की लाक्षणिकताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि महाद्वीप और महासागरों की लाक्षणिकताएँ क्या हैं। तो पृथ्वी की सतह का कुल क्षेत्रफल का लगभग 50.68 करोड़ वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल इसका है और उसमें से 36.60 करोड़ वर्ग किलोमीटर विस्तार समुद्रों और महासागरों से घिरा है, अर्थात लगभग 71% भाग में ये महासागर आए हुए हैं, जिसको हम जलावर्ण के नाम से जानते हैं। और कुल क्षेत्रफल में से 14.08 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर महाद्वीप आए हुए हैं, अर्थात पृथ्वी की सतह के 29% भाग पर ये महाद्वीप आए हुए हैं। तो महासागरों, समुद्रों और महाद्वीपों का प्रमाण क्रम से 71% और 29%, अर्थात महासागरों का प्रमाण है 71% और महाद्वीपों का 29%। अपनी जो पृथ्वी है, ये संपूर्ण पृथ्वी को विषुववृत्त जो है 2 बराबर भागों में बांटता है। 2 बराबर भागों में बांटने के कारण उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ये 2 भाग बनते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध जमीन गोलार्ध के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का लगभग 81% जमीनी क्षेत्र इसी उत्तरी गोलार्ध में आया हुआ है। इस उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत जो मुख्य महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कुछ क्षेत्र जो है ये इसमें आया हुआ है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल क्षेत्र ज़्यादा है, जल क्षेत्र का विस्तार अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में जल क्षेत्र का विस्तार अधिक होने के कारण ही इसको जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। जलराशि और जमीन विस्तार की अगर तुलना की जाए तो लगभग 90.5% पानी और मात्र 9.5% जमीन क्षेत्र है। उत्तरी गोलार्ध में अगर हम अक्षांशीय स्थिति देखें तो 20 अंश से 70 अंश अक्षांश तक और दक्षिणी गोलार्ध में 70 अंश से 80 अंश अक्षांश तक जमीन की अधिकता है। जो मुख्य महासागर 4 महासागर हैं वो पैसिफिक, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक, ये 4 मुख्य महासागर हैं जो पृथ्वी की समग्र जलराशि का 92.7% क्षेत्र कवर करते हैं। महाद्वीप और महासागर का आकार जो है मुख्य रूप से त्रिभुजाकार है। महासागर अपने दक्षिण भाग में चौड़े और उत्तर दिशा में सकरे होते गए हैं, जबकि महाद्वीप उत्तर में चौड़े हैं और दक्षिण में सकरे हैं। पृथ्वी के गोले पर महासागर और महाद्वीप एक दूसरे के आमने सामने स्थित हैं। महासागर दक्षिण में अधिक, जबकि उत्तर गोलार्ध में कम भू क्षेत्र को रोकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब यहाँ पर एक बार फिर से संक्षेप में हम पॉइंट वाइज महाद्वीपों और महासागरों के वितरण लाक्षणिकताएँ आपको बताते हैं। आप ध्यान सुनिएगा कि पृथ्वी की सतह के 71% भाग में महासागर और समुद्र आए हुए हैं। पृथ्वी की सतह के 29% भाग में 29% जमीन भूभाग आए हुए हैं, महाद्वीप आए हुए हैं। पृथ्वी का उत्तर गोलार्ध, उसको हम जमीन गोलार्ध के नाम से जानते हैं, और पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का 50.68 करोड़ वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल इसका है पृथ्वी सतह का, और उसमें से 36.60 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है, जिसको हम जलावर्ण या उसको हम जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी का मात्र 14.08 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र महाद्वीपों से घिरा हुआ है, इस पर महाद्वीप आए हुए हैं। विषुववृत्त पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण इस प्रकार से 2 गोलार्ध करता है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटता है। पृथ्वी के गोले पर, अगर पृथ्वी गोले पर देखें तो महाद्वीप और महासागर एक दूसरे के आमने सामने आए हुए हैं। महासागर दक्षिण में महासागरों की चौड़ाई अधिक है और उत्तर में ये सकरे होते गए हैं, जबकि महाद्वीप उत्तर में इनकी चौड़ाई अधिक है और दक्षिण में ये सकरे होते गए हैं। तो ये महाद्वीपों और महासागरों के वितरण की मुख्य लाक्षणिकताएँ हुई। विद्यार्थी मित्रों, अब महाद्वीपों और महासागरों के वितरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, कौन कौन सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। तो महाद्वीपों और महासागरों के वितरण के सिद्धांत और उनकी उत्पत्ति के संबंध में प्रश्नों के निराकरण के लिए जो सिद्धांत हैं वो इसमें काफ़ी मदद रूप साबित होते हैं। मुख्य सिद्धांत जो हैं सोलास, ग्रीन, ग्रेगरी, केल्विन, हैरी हेस, वेगनर आदि विद्वानों ने प्रथम श्रेणी के भूमि स्वरूपों की उत्पत्ति के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। प्रथम श्रेणी के भूमि स्वरूप अर्थात महाद्वीपों और
महासागरों की उत्पत्ति के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। एक दूसरे से बहुत दूर स्थित महाद्वीपों की उनमें काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं, जिससे महाद्वीपों की वनस्पति, उनकी भूस्तरीय रचना, प्राणी, भूमि स्वरूप आदि विषयों में विविधता के साथ साथ कई समानताएं भी देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के जो जंगल हैं, उन ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में घूमने वाले मार्सुपियस प्राणियों का दक्षिण अमेरिका के भूमि में से असमी स्वरूप प्राप्त हुए हैं और उत्तरी अमेरिका के एप्लेशियन और पश्चिमी यूरोप की भूमि में से प्राप्त होने वाला कोयला एक ही युग का निर्मित है, इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कुछ प्रदेशों में जो वहाँ की प्रवर्तमान जलवायु होती है, उसके अतिरिक्त भूतकाल में अलग प्रकार की जलवायु के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। ऐसा तभी संभव बनता है जब जलवायु में आमूल परिवर्तन हुआ हो या अतीत की लंबी दूरी में वर्तमान महाद्वीप अन्य स्थानों पर हों और बाद में वो स्थलांतरित हुए हों। तो जो दूसरी संभावना है कि अतीत की लंबी दूरी में वर्तमान महाद्वीप अन्य स्थानों पर हों और वो बाद में स्थलांतरित हुए हों, इसी विचारधारा को ध्यान में रख करके जर्मनी के जलवायु वैज्ञानिक प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर ने वर्तमान महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति और उनके वितरण को समझाते हुए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वो सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या खंड प्रवाह सिद्धांत के नाम से जाना गया। यह सिद्धांत प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा ईस्वी सन 1912 में प्रस्तुत किया गया, जिसका 1924 में अंग्रेजी भाषा में भाषांतर हुआ। उसके बाद इस सिद्धांत को काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो विद्यार्थी मित्रों, महाद्वीपों महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं, जिसके अंतर्गत प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है, इस सिद्धांत के बारे में हम विस्तार से अगले भाग में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।